एनईपी 2020 लागू हो जाने के पश्चात क्या भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे? अब केवल हिंदी माध्यम के विद्यालयों का ही प्रसार होगा या साथ में संस्कृत माध्यम वाले विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे? हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉर्ड मैकाले की स्थापित शिक्षा व्यवस्था पर क्या टिप्पणी करती है। क्या लॉर्ड मैकाले की स्थापित शिक्षा व्यवस्था को बदल देने का, पलट देने का, निरस्त कर देने का कोई संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेती है? हम इस पर भी विमर्श करेंगे। एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट 4 भाग और 27 अध्याय में उल्लिखित है। इसमें चौथा अध्याय जो है वह स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र से संदर्भित है। इस चौथे अध्याय में कुल 22 बिंदु हैं। बिंदु संख्या 11 से लेकर के 22 तक बहुभाषिकता की शक्ति के संदर्भ को व्यक्त करती है। यहाँ पर बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति के प्रयोग के तमाम बिंदुओं को क्रमशः बतलाया गया है। इसे देखकर, इसे पढ़कर के हम यह जान पाएंगे कि आने वाले वक्त में भारत में भाषाई संदर्भों का क्या परिदृश्य बनेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के 4.11 बिंदु को देखते हैं तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसकी शुरुआत होती है इस सर्वविदित तथ्य के उल्लेख से कि बच्चे मातृभाषा में ही किसी अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझते हैं। इस आधार पर डॉक्यूमेंट कहता है कि जहाँ तक संभव होगा कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को रखा जाएगा और बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाए और संभव हो तो इससे आगे भी मातृभाषा को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में ही अवधारणाओं को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्यूमेंट यह भी कहता है कि ये जो विचार है मातृभाषा में शिक्षण माध्यम मातृभाषा बनाए रखने का, इसे निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों लागू करेंगे। दूसरी बात जो 4.11 बिंदु में महत्वपूर्ण रूप से कही गई है वह यह कि विज्ञान जैसे विषयों का और अन्य सभी विषयों का जो पुस्तकें हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको मातृभाषा में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। और एक इससे भी बड़ी बात जो मातृभाषा में पढ़ाए जाने के संकल्प के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वह यह, अगर बालक की मातृभाषा विद्यालय में शिक्षण के माध्यम की भाषा से भिन्न होगी तो शिक्षक को इस बात के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाएगा कि वह बालक को उसकी मातृभाषा और शिक्षण माध्यम में दोनों ही भिन्न होने के कारण द्विभाषीय के रूप में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से शिक्षक को द्विभाषीय के रूप में कार्य करते हुए बालक की लर्निंग को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक बड़ा ही पुनीत विचार पहले ही बिंदु में रख दिया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा को भी कैसे सपोर्ट में लाया गया है। ये कैसे बालक की मातृभाषा विद्यालय के क्षेत्र शिक्षण माध्यम से भिन्न हो सकती है, इसके सामान्य तथ्य ऐसे समझें कि अगर कोई बालक गुजरात का उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी और उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम है, तो जाहिर सी बात है विद्यालय के हिंदी परिवेश में गुजराती का संदर्भ है तो द्विभाषीय के रूप में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
बिंदु संख्या 4.12 में एक बहुत महत्वपूर्ण शोध के संदर्भ को उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि 2 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु में बच्चे भाषा को सीखने के प्रयास में सबसे अधिक सफल होते हैं। शोध से यह प्रमाणित होता है। इस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम भाषाओं को अधिक से अधिक सीखने का यानी बहुभाषावाद को लागू करने के क्रम में इस उम्र का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी जोर देकर के इसी बिंदु में कहती है नीति कि हम बालक की जो मातृभाषा है उसको शिक्षण के माध्यम में प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में अवधारणाओं को सबसे तरीके से सीखते हैं। बिंदु संख्या 4.12 और 4.13 में त्रिभाषा सूत्र का भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में त्रिभाषा सूत्र सन 1968 से ही लागू है। त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख भारत की संविधान में नहीं है, बल्कि यह सन 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे मुख्यमंत्रियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस त्रिभाषा सूत्र को अपना लिया, जो तब से भारत में शिक्षण माध्यमों के संदर्भ में लागू है। वस्तुतः त्रिभाषा सूत्र में 3 बातें हैं। भाषाओं के 3 समूह बनाए गए हैं। एक शास्त्रीय भाषाओं का समूह, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी शास्त्रीय भाषाएं आती हैं। दूसरा राष्ट्रीय भाषाओं का समूह है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित वर्तमान समय की सभी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मानी जाती हैं। राष्ट्रीय भाषा सिद्धांत की मान्यता है कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सभी भाषाएं का अर्थ 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं से है। और तीसरा समूह यूरोपीय भाषाओं का है। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के समूह को तीसरे समूह के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र के 3 ये समूहों से एक एक भाषा का चयन करते हुए शिक्षण कराना यह त्रिभाषा सूत्र का संकल्प है। इसमें 2 और अनुमोदन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह यह कि त्रिभाषा सूत्र कहता है कि यह किसी भी राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय है। राज्य स्वयं त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह इसका त्रिभाषा सूत्र का लचीलापन का सिद्धांत है। दूसरी बात यह इसमें कही गई कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वे दक्षिण भारत की किसी एक भाषा को चयन करने का प्रेफरेंस लेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 महत्वपूर्ण संदर्भ और वर्णन में आना अपेक्षित होता है जब हम त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी त्रिभाषा सूत्र को यथावत प्रमोट करने का बात रखा है कि यह जो भाषाओं का चयन का संदर्भ होगा भारत में किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। लचीलेपन के सिद्धांत को वर्तमान शिक्षा नीति भी उसी रूप में अनुमोदित करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन 1968 की शिक्षा नीति से ही जो क्रम बहुभाषावाद का जारी है उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्वीकार करती है और आगे बढ़ाती है। और त्रिभाषा सूत्र के पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान करना और भारत में किसी भी प्रकार के भाषाई विवाद को पनाह न देना, बल्कि एक समरस भाषाई संस्कृति को आगे बढ़ाना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में बिंदु संख्या 4.14 में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों के शिक्षण में द्विभाषिक पद्धति को अपनाया जाएगा। पुस्तकें डाइग्लॉट एडिशन में यानी द्विभाषिक संदर्भों में प्रकाशित की जाने की प्रयास किए जाएंगे, जिससे बच्चे मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों माध्यमों को एक साथ लेते हुए अवधारणाओं की स्पष्टता को आत्मसात कर सकें, अवधारणाओं को ठीक से समझ सकें। बिंदु संख्या 4.15 और 4.16 में भारत की जो प्राचीन भाषाएं हैं और भारत में व्याप्त जो भाषाओं का पूरा परिवेश है, उसको समृद्ध करना और उसकी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक खजाने को अपने देश के बच्चों और युवाओं को पढ़ाना, उन्हें समझाना, उन्हें उससे परिचित कराना, यह 15 और 16 वाले बिंदु में अपेक्षित किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बच्चों को द लैंग्वेज ऑफ इंडिया का परिप्रेक्ष्य दिया जाएगा, मज़ेदार प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिसमें भारत की आदिवासी भाषाओं से लेकर आधुनिक भाषाओं उनके तमाम परिप्रेक्ष्यों पर बालक विमर्श कर सकेंगे और अध्ययन कर सकेंगे और पढ़ने सीखने का आनंद ले सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट का बिंदु संख्या 4.17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लॉर्ड मैकाले के द्वारा कही गई टिप्पणियों का उल्लेख हम देखते हैं। बिंदु संख्या 17 में जहाँ शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व की प्रासंगिकता, सुंदरता को नज़रअंदाज नहीं किए जाने की बात कही जाती है, वहीं संस्कृत जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा है, इसका शास्त्रीय साहित्य का खजाना इतना विशाल है कि इसकी गरिमा का उल्लेख करते हुए इस बिंदु में बात कही गई है, उसे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाना यहाँ बहुत प्रासंगिक है। कहा गया कि संस्कृत का शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बिंदु संख्या 4.17 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का डॉक्यूमेंट यह स्टेटमेंट रखता है। आगे कहता है, संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है के विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इसलिए संस्कृत भाषा में जो ज्ञान का विशाल भंडार है, उसे भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को सीखना जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह महत्वपूर्ण होगा कि हम उल्लेख करें अंग्रेजी राज में आई हुए चार्टर एक्ट 1813 की, जब भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी जा रही थी। उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया और उस विवाद की कड़ी में लॉर्ड मैकाले एक बड़ा ही मजाक करता है भारत के तत्समय की परिस्थितियों में, भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा का, और वह कहता है कि A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia।
भारत की जो पूरी नेटिव लिटरेचर है भारत और अरेबिया का, वो सब मिला दिया जाए तो यूरोपीय लाइब्रेरी में किसी एक शेल्फ में रखी किस पुस्तकें इससे बेहतर खजाना साबित होंगी, ऐसा वह मजाक करता है। और उसके इस बेतुके मजाक का जवाब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बिंदु संख्या 4.17 में रखा है, जिसे हम देख सकते हैं। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है इतिहास बदलता है या इतिहास फिर से अपने को दोहराता है। बिंदु संख्या 4.18 और 19 में भारत की समृद्ध शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ का उल्लेख करते हुए दो बातें कही गई हैं। पहला यह कि भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ और साथ में जो पाली, फारसी, प्राकृत जैसी भाषाएं हैं, इनके समृद्ध साहित्य को और इनकी रचना धर्मिता को जानने, परखने, समझने का अवसर हमारे युवाओं को दिया जाएगा। साथ ही एक बड़ी सोच के साथ कहा गया है कि जब देश हमारा विकसित हो जाएगा तो हमारे युवा मन विकास के लिए और मन बहलाव के लिए भी हमारी शास्त्रीय भाषाओं में निहित प्रचुर साहित्य का अध्ययन करना चाहेंगे। व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना गया। अब दूसरी बात जो है वह यह है कि इन भाषाओं को सिखाने के लिए आधुनिक तकनीकी के ICT के प्रयोग और अनुभवात्मक शिक्षण प्रणालियों के प्रयोग को भी उल्लेखनीय रूप से चिन्हित करते हुए बिंदु संख्या 4.19 में कहा गया है कि इन्हें हम भारत के बच्चों और युवाओं को सिखाएंगे, भावी पीढ़ी को अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से दो चार कराएंगे, अनुभव कराएंगे। बिंदु संख्या 4.18 और 19 में भारत की समृद्ध शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ का उल्लेख करते हुए दो बातें कही गई हैं। पहला यह कि भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ और साथ में जो पाली, फारसी, प्राकृत जैसी भाषाएं हैं, इनके समृद्ध साहित्य को और इनकी रचना धर्मिता को जानने, परखने, समझने का अवसर हमारे युवाओं को दिया जाएगा। साथ ही एक बड़ी सोच के साथ कहा गया है कि जब देश हमारा विकसित हो जाएगा तो हमारे युवा मन विकास के लिए और मन बहलाव के लिए भी हमारी शास्त्रीय भाषाओं में निहित प्रचुर साहित्य का अध्ययन करना चाहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषा के संदर्भ में पूरे मन विज्ञान को समझने की दृष्टि से 4.20वां बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए। इसमें कहता है कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। सेंटेंस का भाव समझें कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में, तो भारतीय भाषाएं उनका उल्लेख लगातार विभिन्न बिंदुओं में किया गया, साथ में अब कह रहा है और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता की कोर्सेज होंगे। इसके अलावा विदेशी भाषाएं, यानी यह
इसके अलावा जब कह रहा है तो यह मान करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है। अन्यथा भारतीय भाषाओं के बाद कहता भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, और उसमें अंग्रेजी, स्पेनिश, थाई और जर्मन, रसियन सब कहता। लेकिन सेंटेंस जो प्रयोग किया है एनईपी के डॉक्यूमेंट ने, वह कहता है भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट अंग्रेजी को अब विदेशी भाषा नहीं मानता, और नहीं मानना भी चाहिए, क्योंकि भारत की जो अंग्रेजी है वह दुनिया में वैसे ही प्रामाणिक है जैसे ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। उसी पैटर्न पर पूरी दुनिया में एक इंडियन इंग्लिश भी है जो मान्यता प्राप्त है। तो हम अब अंग्रेजी का भारतीय संस्करण भी विकसित कर चुके हैं पिछले 250 सालों में। भारत में अंग्रेजी 250 सालों से कम विद्यमान है, और भारतीयों ने अपने तरह की अंग्रेजी बोलना, सीखना, सुनना, समझना ये सब कर चुका है। तो इसलिए अब अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है। तो अन्य भाषाएं जिन्हें विदेशी कह करके उल्लेख किया है बिंदु संख्या 4.20 में, उन सबको सिखाने का प्रयोजन भी इसी बिंदु में अंतिम पंक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जानें और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने फिरने की सहजता को बढ़ा सकें। जैसा कि आप एनईपी 2020 के विजन डॉक्यूमेंट में देखेंगे, दृष्टि पत्र में देखेंगे, तो वहाँ कहा गया है कि भारत के नागरिकों को वैश्विक नागरिक के रूप में हमें विकसित करना है भावी समय में। तो भावी नागरिक हमारे वैश्विक नागरिक हों, इसके लिए आवश्यक है कि वह विश्व की जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान रखें, उनके प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण रखें, उनकी समझ रखें, ताकि वो दुनिया भर में सहजता से घूम सकें, जा सकें और दुनिया के साथ वार्तालाप कर सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट भाषाई संदर्भ में बहुत ही व्यापक विजन रखता है, और हम सबको भी भाषाई संकीर्णता से ऊपर निकलने की प्रेरणा देता है। बिंदु संख्या 21 भी इसी क्रम में बातें रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण है बिंदु संख्या 4.22, जहाँ पर इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय संकेत भाषा का संदर्भ लेते हुए कहा गया कि जो बधिर बालक हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनकी भाषाई दक्षता को बढ़ाने के लिए भारतीय मानक संकेत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही विभिन्न राज्यों की उनकी सांकेतिक भाषाओं के पुट को भी समायोजित करते हुए बधिर बालकों की भाषाई दक्षता को भी निखारने का सदप्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिंदु संख्या 4.11 से लेकर 4.22 तक भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट है वह कितनी व्यापक दृष्टिकोण से बातें रखता है, और यह सब हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को और एक एक ग्रामीण और एक एक शहरी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे भारत में शिक्षण के जो तमाम परिप्रेक्ष्य हैं जो एनईपी 2020 प्रस्तुत कर रही है उसकी वास्तविक मनसा को समझ सकें और उसकी व्यापक समझ को आत्मसात करते हुए भाषाई संकीर्णता से बाहर आएं और विविध भाषाओं को सीखने के मनोयोग से प्रेरित होकर के अपने बच्चों को तैयार करें और एक वैश्विक नागरिक बनने के संकल्प को पूरा करें। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस वीडियो में इस प्रकरण को आत्मसात किए और इसे बहुत सारे लोगों तक साझा करें, ताकि हम लोग भावी भारत की वास्तविक नींव के सारथी बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।